Hello, good morning to all of you. Welcome to Make My Exam an Official YouTube channel of IBT। तो दोस्तों हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर विद कुमार संभव, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को जो 27 जुलाई से 2 अगस्त के लिए होएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जुड़ जाइए हमारे साथ और हम आपको ले चलते हैं वीकली करंट अफेयर्स द वेकअप शो की तरफ, जहाँ पर हम 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, स्टेट न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स की बातें हो, एंटरटेनमेंट की बातें हो, साइंस, टेक, बैंकिंग, इंश्योरेंस की बातें हो, तमाम उन न्यूज़ को हम कवर करेंगे जहां से आपके आने वाले कंपिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने की संभावना है जीके के सेक्शन में। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अगेन गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और मैक्सिमम इस सेशन को आप शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो देखते हैं हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं। उन स्टूडेंट्स का स्वागत करते हुए और समय को ज़ाया किए बगैर हम चलेंगे अपनी पहली खबर की तरफ, लेकिन पहले देखते हैं स्टूडेंट्स कितने जुड़े हमारे साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स काफ़ी जुड़ चुके हैं। तो आप लोगों को बस यही हिदायत दी जाती है कि हमारे इस सेशन को ध्यान से सुनिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक इंटरनेशनल लेवल का ये न्यूज़ है जिसमें इंडिया का नाम आ रहा है। तो इंडिया अमंगस्ट बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ टाइगर बॉडी पार्ट्स इन इंडिया। तो रिसेंटली अभी हम लोगों ने 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया, लेकिन स्टिल टाइगर के बॉडी का इलीगल ट्रेड जो है वो अभी भी किया जा रहा है। टाइगर को संरक्षण देने की अभी भी ज़रूरत है। तो यूनाइटेड नेशंस के इस डेटा के अनुसार, इस आंकड़े के अनुसार, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर की बॉडी का इलीगल ट्रेड जो है, सप्लाई जो है, वो किसके द्वारा किया जाता है? इंडिया और थाईलैंड के द्वारा। नंबर 1 पे इंडिया और उसके बाद थाईलैंड का नंबर आता है। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, इंडिया एंड थाईलैंड आर द 2 मेन कंट्रीज विच आर द सप्लायर्स ऑफ द इलीगल टाइगर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इलीगल जो ट्रेड किया जाता है टाइगर के मतलब बॉडी पार्ट्स का, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया और थाईलैंड से किया जाता है। द रिपोर्ट सेड दैट इंडिया एंड थाईलैंड आर द मेन सोर्स कंट्रीज विच वर ट्रेस्ड इन द शिपमेंट सीज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ टाइगर पार्ट्स। तो जहाज़ों के थ्रू ये जो टाइगर के बॉडी पार्ट्स हैं उसका इलीगल ट्रेड किया जा रहा था, जिसको सीज किया गया, जिसको कब्जे में लिया गया इस बॉडी के द्वारा। It also said that the shipment traced to both the countries accounting for 82% of the total whole tiger equivalent seized in the world in the same period। मतलब ये डेटा जो है 2007 से 2018 तक का ये आंकड़ा रिलीज किया गया है और इस दौरान, मतलब इन 11 सालों के दौरान दुनिया भर में जितने भी इलीगल ट्रेड हुए हैं उसका 82% इन दोनों देशों ने इलीगल ट्रेड किया है टाइगर के बॉडी पार्ट्स का। मतलब ये जो नंबर्स में बहुत ज़्यादा है और टाइगर के संरक्षण की ज़रूरत है। तो टाइगर का जो बॉडी पार्ट है बड़ा वैल्यूबल माना जाता है मेडिसिन के लाइन में, और मेडिसिन की लाइन में इसका इलाज जो है, टाइगर की बोन, टाइगर के बॉडी पार्ट के भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन टाइगर का जो बोन है, जो हड्डी है, उसका इलाज जो है मानव के हड्डियों के लिए किया जाता है, उसके जॉइंट के लिए, लिगामेंट इंजरीज के लिए, नी इंजरीज, लिगामेंट इंजरीज, और मनुष्यों को, ह्यूमन बॉडी को जो हड्डियों की इंजरी होती है उसके इलाज के लिए टाइगर की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसकी तस्करी कहाँ पर की जाती है? चाइना में की जाती है। सबसे ज़्यादा इसकी तस्करी चाइना में की जाती है। और तस्करी करता कौन है? इलीगल बॉडी पार्ट को इलीगल ट्रेड कौन करता है? सबसे ज़्यादा इंडिया एंड थाईलैंड। इसी चीज़ को बचाने के लिए कि टाइगर्स का ज़्यादा इलीगल ट्रेड ना हो उनकी बॉडी का, 2010 में रशिया में एक जगह है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। रशिया में एक प्लेस है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। तो 2010 में यहां पर एक इंटरनेशनल टाइगर समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जहां पर डिसाइड किया गया
एवरी ईयर 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसका मेन पर्पस, उद्देश्य, टारगेट यही होगा कि टाइगर्स को, बाघों को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसी एवज में 2010 में जब भारत में बाघों की संख्या की गिनती हुई थी, तो आपको याद होगा 2010 में बहुत ज्यादा एड्स आ रहे थे कि इंडिया में टाइगर्स की कुल संख्या कितनी बच गई थी, तभी 1411 1411 टाइगर्स रह गए थे। और 2022 तक भारत को और तमाम उन देशों को टारगेट मिला था कि आपके पास अभी जितनी जनसंख्या है टाइगर की, उससे उसको डबल करना है, दुगना करना है 2022 तक। लेकिन भारत ने 2018 में ही वो आंकड़ा पूरा कर लिया, और 2018 के उस आंकड़े के अनुसार भारत में अभी करंटली टाइगर्स की संख्या कितनी है, 2967, 2967 टाइगर्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ मतलब मध्य प्रदेश और कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। कभी कर्नाटका इस टैली में ऊपर आ जाता है, कभी मध्य प्रदेश इस टैली में ऊपर आ जाता है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश इस टैली में नंबर 1 पे है। और इस साल 29 जुलाई को जो इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया गया, उसका स्लोगन क्या रखा गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इसका स्लोगन, इसका थीम रखा गया, Their survival is in our hand. Their survival is in our hands. Their मतलब बाघों का जो सर्वाइवल है वो हमारे ही हाथों में है। लेकिन भारत सरकार ने बहुत वर्ष पहले 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और उसके बाद टाइगर्स का संरक्षण जो है भारत सरकार तभी सीरियस हो गया था बाघों के संरक्षण के प्रति। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा नेशनल एनिमल जो है वो भी टाइगर है, लेकिन टाइगर से पहले हमारा नेशनल एनिमल होता था लायन, शेर। तो शेर से टाइगर पे हम कब मूव हुए थे, 1973 में। तो 1973 में ही हमने नेशनल एनिमल लायन को मतलब छोड़ दिया था और टाइगर की तरफ आगे थे एज अ नेशनल एनिमल, और तभी से हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम जो है वो भारत सरकार चला रही है। तो इसी न्यूज़ के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, और वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी आपको याद होगा, अभी रिसेंटली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है उसको लॉन्च किया गया है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बहुत ही डिटेल्ड एक आंकड़ा है, बहुत ही डिटेल एक उसकी एक सीरीज होगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP भी बोलते हैं उसको, और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो लास्ट टाइम मतलब हमारे इंडिया में अभी तक 3 बार, आजादी के बाद 3 बार नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के ऊपर नीति बनी है। सबसे पहली बार इंदिरा गांधी के सरकार में 1968 में फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बना था, फर्स्ट 1968 में बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। देन उसके बाद आया 1986 में सेकंड, जो राजीव गांधी की सरकार में बना। उसके बाद 1992 PV नरसिम्हा राव की सरकार में कुछ चेंजेस हुए, कुछ परिवर्तन हुए, और 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी कुछ परिवर्तन हुआ। लेकिन 2020 में, उसके बाद 1986 के बाद सीधा 2020 में जो है थर्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया है, जिसने बहुत बड़े बड़े और बहुत ही माइन्यूटली बहुत परिवर्तन किए हैं। जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि 5वीं क्लास तक की पढ़ाई जो है उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी में मतलब रीजनल लैंग्वेज में होगा, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। इसके अलावा 5+3+3 इस तरह का करिकुलम जो है वो कर दिया गया है। देन उसके बाद ग्रेजुएशन जो है वो 4 इयर्स का होगा, और उसके तुरंत बाद आप PhD के लिए एनरोल कर सकते हैं। इस तरह के कुछ बहुत बड़े परिवर्तन किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया गया, 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ HRD कर दिया गया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री, जिसका नाम दोबारा से बदलकर क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। तो HRD मिनिस्ट्री रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज मोदी कैबिनेट रिवर्सेस चेंजेस मेड बाय राजीव गांधी।
तो 1985 में राजीव गांधी सरकार ने जब 1986 में सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को पेश किया था, तो उन्होंने सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया था, एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एचआरडी मिनिस्ट्री कर दिया था। लेकिन फिर से 2020 में एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके दोबारा से क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द डिसीजन वॉज टेकन ड्यूरिंग अ कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये डिसीजन, निर्णय किनके द्वारा लिया गया, एक कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। द यूनियन कैबिनेट हैज आल्सो अप्रूव्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच आल्सो बी अनाउंस लेटर। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हो चुका है और उसका क्रियान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही जल्द हमारे स्कूल और हमारे एजुकेशन पॉलिसी में जल्द से जल्द हो जाएगा। और अभी हमारे एचआरडी मिनिस्टर, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर अभी कौन है, कंट्री के करंट एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक इज द करंट एचआरडी मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो बच्चों के चैट्स मुझे दिखा दिए जाएं, देखते हैं कि अगर उनके कोई डाउट्स हैं या कोई सजेशन है, उसको लेते हुए फिर हम अगली न्यूज की तरफ आपको लेकर चलेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच मेरा प्रेज करने के लिए या थोड़ा बहुत तारीफ करने के लिए। एनपीई का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, या इसको एनईपी भी बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चलिए, तो इसी के साथ हम चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, थर्ड न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ बीजापुर टॉप्स नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रैंकिंग फॉर फरवरी से जून। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग को ध्वस्त करके 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। NITI नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के जो है प्लानिंग कमीशन का एक मतलब रिफॉर्म्ड बॉडी है, सुधारात्मक बॉडी है, जिसका निर्माण जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। उसके अनुसार 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 115 डिस्ट्रिक्ट्स का 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स स्कीम को लॉन्च किया। 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब है आकांक्षा, मतलब एक ऐसा जिला, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जो उस एरिया के अंदर उतना डेवलप नहीं है और थोड़ा सा अनडेवलप है, और उसको डेवलप करने के लिए जो है आगे क्या 5 ग्राउंड्स हैं, 6 ग्राउंड्स हैं, इस तरीके से उन ग्राउंड्स के ऊपर अगर वो थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं तो उसको भी हम लाइमलाइट में लेकर आ सके, उसको भी हम मेन स्ट्रीम में लेकर आ सके, मुख्य धारा से जोड़ सकें, और उन अनडेवलप्ड जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको भी हम एस्पिरेशनल डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स बना सकें। और इस तरह से हमारे पूरे देश के अंदर 115 जिलों को चुना गया, और उस 115 जिलों के अंदर जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस होती है उसके अनुसार उनकी रैंकिंग निकाली जाती है, ये देखते हुए कि उन जिलों ने कितनी अच्छी प्रोग्रेस की है, उनको अवार्ड दिया जाता है, जिससे ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बहुत तेजी से आगे बढ़े, जो कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे। तो इन अकॉर्डेंस विद द डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की इस रैंकिंग को हम क्या नाम देते हैं, डेल्टा रैंकिंग कहते हैं। तो इन अकॉर्डेंस विद द डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बाय गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा ये डेल्टा रैंकिंग निकाला जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का। तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज टॉप्ड the list of aspirational districts in overall delta ranking for the February June to 2020 period। तो फरवरी से लेकर जून 2020 के इस पीरियड के दौरान पूरे इंडिया में 115 जिलों में किस जिले ने टॉप किया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रैंकिंग में, डेल्टा रैंकिंग में? तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जो है वो नंबर 1 पे आया, छत्तीसगढ़ का बीजापुर वो नंबर 1 पे आया। देन उसके बाद बीजापुर फर्स्ट पे, सेकेंड पे री भोई, मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है री भोई, वो दूसरे नंबर पे,
और बहराइच उत्तर प्रदेश का ये तीसरे नंबर पे आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है पिछले कुछ वर्षों में उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन फरवरी से जून के इस पीरियड में इन्होंने काफी इंक्रीमेंट, काफी प्रोग्रेस दिखाया है। उस आधार पर इन राज्यों को, इन जिलों को, इन राज्यों में इन जिलों को जो है थोड़ा सम्मान दिया गया, थोड़ा सा एप्रिसिएशन किया गया कि ये जिले जो हैं इन राज्यों के वो और ज्यादा आगे बढ़े और बहुत ज्यादा वो लोग डेवलप भी हों। तो सेकेंड और थर्ड प्लेस पे कौन आया? री भोई और बहराइच, और नंबर 1 पे है छत्तीसगढ़ का बीजापुर। देन द डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कंसिडर एन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस इन 5 डेवलपमेंट एरियाज। तो 5 डेवलपमेंटल एरियाज, तो 5 डेवलपमेंटल विकासात्मक क्षेत्रों के अंदर अगर आप प्रगति करते हैं या थोड़ा बहुत भी प्रोग्रेस दिखाते हैं तो डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो 115 जिले हैं उसके अंदर आपको ये रैंकिंग दी जाती है। तो वो 5 क्षेत्र कौन से हैं जिसमें इन जिलों ने मतलब बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है फरवरी से जून के इस पीरियड में 2020 में? तो वो है हेल्थ और न्यूट्रिशन। फर्स्ट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में। देन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में सेकेंड। देन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेश, मतलब उन एरियाज में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना जिन एरियाज में बहुत ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, मतलब कुछ रिमोट एरियाज, कुछ पिछड़े हुए एरियाज जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज और फाइनेंशियल फैसिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं है, उन एरियाज में अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाते हैं बैंकों के द्वारा या अदर फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा, तो उस प्रोग्राम को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम बोलते हैं। उसके अंदर इन जिलों ने कितनी तरक्की की है। और लास्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपने स्किल डेवलपमेंट, आपने लोगों को जो स्किल्ड नहीं है उनको कितना दक्ष बनाया, उनको कितना स्किल बनाया। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चाहे वो रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर ज्यादातर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन को ही लेते हैं, वो कितना उसमें सुधार आया, उसमें कितना प्रोग्रेस आया है। इन 5 मानकों के आधार पर इन 3 जिलों को 1, 2 और 3 की रैंकिंग दी गई है नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो नीति आयोग के बारे में मैंने पहले आपको फुल फॉर्म बताया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एस्टैब्लिश कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं ऑटोमेटिकली? तो करंट पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो करंट होंगे वही उसके चेयरमैन होंगे नीति आयोग के। तो करंटली श्री नरेंद्र मोदी जी इज दी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। देन वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? अभी वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सीनियर इकोनॉमिस्ट राजीव कुमार। और नीति आयोग में एक और पोस्ट है सीईओ। तो अगर आपसे पूछा जाए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के, तो उनका नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज ये रहा आपके सामने। पवन हंस लॉन्च्ड फर्स्ट उड़ान आरसीएस हेली सर्विस इन उत्तराखंड। तो उड़ान आरसीएस का क्या मतलब है और पवन हंस का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो 2017 में भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम रखा उड़ान आरसीएस। उड़ान आरसीएस का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। और आरसीएस का मतलब है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 2017 में उड़े देश का आम नागरिक मतलब एरोप्लेन और हेली सर्विसेज, हेलीकॉप्टर सर्विसेज को आम नागरिकों के लिए सस्ता किया गया। मतलब उसमें सभी एरोप्लेन्स के अंदर और हेलीकॉप्टर्स के अंदर कुछ ऐसे सीटों को रिजर्व किया गया, मतलब सभी सीटों के ऊपर नहीं, लेकिन एरोप्लेन के अंदर कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी ऐसे आम नागरिकों के लिए
जो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब सस्ती टिकटें, मतलब आपका समय बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने में, हम सभी को पता है एविएशन इंडस्ट्री जो है, उड्डयन इंडस्ट्री जो है, वो कितना हमारा समय बचत करती है, आपके कितने घंटे बचा सकती है और समय कितना मूल्यवान है आज के इस टाइम में, ये भी हमें पता है। तो उस चीज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जहां पर हवाई सफर जो है वो बहुत महंगा है। उस हवाई सफर को सस्ता करने के लिए ये स्कीम को निकाला गया था 2017 में, जिसका नाम रखा गया उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, की आसपास के क्षेत्रों को और उन क्षेत्रों को भी जोड़ा जाए जहां पर एयरपोर्ट्स की सुविधा नहीं है। तो इस दौरान कई नए एयरपोर्ट्स को विकसित किया गया, कई ऐसे बंद पड़े एयरपोर्ट्स को भी स्टार्ट किया गया, और कई जगहों पे जहां पे एरोप्लेन्स नहीं जा सकते हैं वहां पर हमारी इंडिया की सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है पवन हंस, जो हेलीकॉप्टर की कंपनी है। 1985 में ये कंपनी बनी थी। पवन हंस नाम का ये हेलीकॉप्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नोएडा। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। तो पवन हंस की सेवाएं ली जाएंगी उन एरियाज में जहां पर एरोप्लेन्स नहीं जाते, वहां पर हेलीकॉप्टर की सेवाओं को सस्ता करके उड़ान स्कीम के लक्ष्य को पूरा करना है। तो रिसेंटली पवन हंस लॉन्चेस फर्स्ट उड़ान आरसीएस हेली सर्विस इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर पहली बार उड़ान आरसीएस स्कीम के तहत हेलीकॉप्टर सर्विसेज को स्टार्ट किया गया है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि बताइए रिसेंटली किस राज्य में उड़ान आरसीएस की हेलीकॉप्टर सर्विस को स्टार्ट किया गया है? योर आंसर वुड बी उत्तराखंड। तो श्री हरदीप सिंह पुरी, एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है भारत सरकार के, अभी भारत सरकार के अधीन? हरदीप सिंह पुरी जी। फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बाय पवन हंस इन उत्तराखंड अंडर द उड़ान आरसीएस स्कीम ऑन 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को उन्होंने झंडा दिखाकर इस स्कीम की शुरुआत करी है उत्तराखंड में। सो फार 274 उड़ान रूट्स have been operationalized to connect 45 airports and 3 heliports since the launch of the first उड़ान flight in April 2017। तो अभी तक उड़ान स्कीम जो 2017 से स्टार्ट हुई है, इसमें 45 एयरपोर्ट और 3 हेलीपोर्ट्स को जोड़ा जा चुका है। द ओपनिंग ऑफ दीज न्यू रूट्स एंड हेली सर्विस आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग पीपल ऑफ उत्तराखंड क्लोजर एंड सपोर्ट टूरिज्म इन द रीजन। तो उत्तराखंड के लोगों को इस क्षेत्र में नजदीक लाने का काम करेगा ये उड़ान सर्विस, और इसके अलावा इस रीजन के टूरिज्म क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। द न्यू हेली सर्विस विल इनेबल कनेक्टिविटी बिटवीन देहरादून, न्यू टेहरी, श्रीनगर, मतलब उत्तराखंड में भी एक शहर है जिसका नाम है श्रीनगर। एक तो जम्मू कश्मीर है, वहां पर श्रीनगर है, लेकिन उत्तराखंड में भी एक एरिया का नाम है श्रीनगर, एंड गौचर। It will enhance the aerial connectivity between hilly regions in Uttarakhand and it will reduce the average travel time to 20 to 25 minutes. The move will assist the चार धाम यात्रा pilgrims। तो ये उन सफर को 20 से 25 मिनट का कर देगा जिसमें घंटों का लगता है समय। और आपको पता है चार धाम, एक तो चार धाम की शुरुआत की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा चार धाम, हिंदू धर्म के लिए चार धाम की शुरुआत की कि इन चार धाम की अगर कोई यात्रा कर ले तो हिंदू धर्म के अनुसार, आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार, वो मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा, सभी पाप उनके धुल जाएंगे। और वो चार धाम कौन कौन से हैं? शंकराचार्य जी के अनुसार बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात के अंदर, और पुरी जो है उड़ीसा के अंदर, और रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर। तो ये चार धाम जो है चार दिशाओं से संबंधित हैं। लेकिन एक चार धाम उत्तराखंड में भी है जिसको छोटा धाम भी कहा जाता है या छोटी धाम भी कहा जाता है। तो ये जो उत्तराखंड के चार धाम है, इसमें चार कौन कौन से तीर्थ स्थान आते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये चार धाम को छोटा धाम भी कहा जाता है क्योंकि मेन चार धाम हिंदू धर्म में माने जाते हैं जो गुरु शंकराचार्य जी ने बताए थे। लेकिन उत्तराखंड भी एक देवभूमि और देवस्थल कहा जाता है, उसके अंदर भी चार धाम हैं। छोटा धाम जिसे कहा जाता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो इसकी यात्रा जो है इस उड़ान स्कीम के तहत तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, लेकिन ले लेते हैं आपके व्यूज और आपके सजेशंस और आपके चैट्स।
बिल्कुल सही। आप ओम प्रकाश जी हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, अभी रिसेंटली इनका एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई हो ओम प्रकाश जी आपको। ये हमारे फौजी भाई साहब हैं, मतलब देश की सेवा भी इन्होंने बहुत जम के की, और देश सेवा से निवृत्त होने के बाद अभी ये पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि ओम प्रकाश सरीखे जैसे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ते हैं और तैयारी करते हैं और मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। तो ये हमारे लिए प्रेरणा है कि हम स्टूडेंट्स भी इनकी राह पर चलें और कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी पहली क्लास है, बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी से यही गुजारिश है कि हम यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेप के साथ आते हैं मेक माई एग्जाम। तो मेक माई एग्जाम चैनल को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस लाइव सेशन को भी शेयर और सब्सक्राइब करिए, और प्ले स्टोर के ऊपर मेक माई एग्जाम का ऐप है, आप उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए डेली क्विजेज, ना कि आपको जीके में मिलता है, जबकि रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और तमाम वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो कंपटीटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो मेक माई एग्जाम को आप, एंड्रॉयड ऐप है ये, प्ले स्टोर पर जाइए और मेक माई एग्जाम ऐप को डाउनलोड करिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट खबर की तरफ। टाइम्स स्क्वायर टू डिस्प्ले लॉर्ड राम्स इमेज ऑन अगस्त 5 टू सेलिब्रेट राम टेम्पल्स ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। तो 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि की आधारशिला, नींव पत्थर रखा जाएगा, जहां पर राम मंदिर का भव्य निर्माण होना है। तो सुप्रीम कोर्ट के लास्ट ईयर के फैसले के मुताबिक राम जन्मभूमि का विवाद जो है उसका समाधान हो गया था, जिसमें राम जन्मभूमि का फैसला जो है हिंदू पक्ष के लिए गया। और फिर उसके बाद तो राम मंदिर निर्माण के लिए जो कमेटी बनी, उन्होंने कुछ तारीखें तय की थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो नींव पत्थर का जो शुभारंभ है, शुभ मुहूर्त है, वो पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन 5 अगस्त को लॉकडाउन में कुछ ढील के बाद 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के ऊपर राम मंदिर निर्माण के लिए नींव पत्थर रखा जाएगा, आधारशिला रखी जाएगी, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर एक माहौल जो है, बड़ा पॉजिटिव माहौल, सकारात्मक माहौल बन चुका है। जय श्री राम के नारे जो हैं वो दोनों तरफ से लग रहे हैं, राजनीतिक तौर से भी लग रहे हैं और धार्मिक तौर से भी लग रहे हैं। राजनीतिक तौर से लग रहे हैं, उनके अपने उद्देश्य हैं, लेकिन धार्मिक तौर से जो लग रहे हैं उनका बहुत ही सकारात्मक जो है एक पहलू है, बड़ा पॉजिटिव एनर्जी है। और वो जो है अयोध्या के सरयू नदी के किनारे और राम जन्मभूमि के ऊपर जो आधारशिला रखी जाएगी, ना कि भारत में बल्कि इसकी विदेशों में भी गूंज है। और न्यूयॉर्क, अमेरिका के यूएसए के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर नाम का एक चौक जो है, वो बहुत ही फेमस चौक है टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर जो है, बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगते हैं वहां पर, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन लगते हैं वहां पर। तो टाइम्स स्क्वायर के उन बिल बोर्ड्स के ऊपर राम जी की इमेज को प्रदर्शित किया जाएगा 5 अगस्त को। ये बहुत ही सम्मान की बात है। और इसके अलावा राम मंदिर, जो बनने वाला राम मंदिर है, उसकी जो तस्वीर है उसको भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए राम मंदिर को लेकर किस देश ने या कहां पर ऐसा किया गया। तो आपका आंसर हो सकता है टाइम्स स्क्वायर, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इमेज ऑफ लॉर्ड राम एंड 3D पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंड राम टेम्पल इन अयोध्या will be beamed across the giant billboards in the iconic Times Square. So Times Square in New York on August 5 to celebrate the temple's groundbreaking ceremony, with organizers describing the commemoration as a one of kind and a historic event. तो वहाँ के organizers ने इसको एक ऐतिहासिक event बताया है। And beginning from 8 AM on August 5 till 10 PM, 8 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक ये प्रदर्शित किया जाएगा। जय श्री राम के हिंदी और इंग्लिश में नारे भी लिखे होंगे वहाँ पर, एक उद्घोष भी होगा वहाँ पर, और पोर्ट्रे और वीडियोस भी वहाँ पर बिल बोर्ड्स के ऊपर दिखाए जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा ये न्यूज़ है, जिसमें टाइम्स स्क्वायर के ऊपर 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भगवान राम की तस्वीर और जो मंदिर बनने वाला है, जो प्रत्यक्ष आने वाले समय में जो प्रतीक्षित है मंदिर, उसकी एक तस्वीर जो है वहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसे रोका गया था क्योंकि बफरिंग हो रही थी और कुछ यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन हम आपके साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। तो चैट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है और क्या ये यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो सही से हो रही कि नहीं हो रही है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और वो है 6th न्यूज़, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस ज्वाइंटली इनागुरेट द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए बिल्डिंग का उद्घाटन किया, वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर, वो भी ऑनलाइन वर्चुअली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस मिस्टर प्रविंद जगन्नाथ, तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगन्नाथ, ज्वाइंटली इनागुरेटेड द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन मॉरिशस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन 30 जुलाई। तो 30 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ ने इसका उद्घाटन किया। न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इज फर्स्ट इंडिया असिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मॉरिशस टू बी इनागुरेटेड आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये भारत का पहला एक ऐसा मदद वाला एक प्रोजेक्ट है जो मॉरिशस में लॉन्च किया गया और कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इसे स्टार्ट भी किया जाएगा। The Supreme Court will remain as a symbol of cooperation and shared values of India and Mauritius। और ये सुप्रीम कोर्ट जो भारत की सहायता से बन रहा है मॉरिशस के अंदर, भारत और मॉरिशस के दोस्ती का एक प्रतीक होगा और भारत और मॉरिशस के साझा एक रिश्ते का प्रतीक होगा। जैसा कि आपको पता है कि मॉरिशस में हिंदी, भोजपुरी बहुत ही आसानी से बोली जाती है और समझी भी जाती है क्योंकि भारत के ही कामगारों को, मजदूरों को वहां पर ले जाकर बसाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इट इज इन लाइन विद इंडियाज विजन ऑफ सागर। तो भारत जो है एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है सागर, और सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ, खास करके उन देशों के साथ जो समुद्रिक देश हैं और आइलैंड देश हैं, द्वीपीय देश हैं, जैसे मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, इन देशों के साथ भारत एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम रखा है सागर। सागर का मतलब ओशियन, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब इस क्षेत्र के अंदर सुरक्षा और विकास, हम दोनों चीजों को मद्देनजर रखेंगे, जहां पे भारत बड़ा देश होने के नाते सुरक्षा और विकास दोनों चीज की बात करेगा। और उसी के तहत, विकास के तहत ही मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने अपनी सहायता दी है और इसका उद्घाटन भी किया है। द लैंडमार्क प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड विद ग्रांट असिस्टेंस ऑफ $28.12 मिलियन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार ने यहां पर कितने डॉलर की सहायता दी है? तो $28.12 मिलियन की भारत सरकार ने सहायता दी है। द प्रोजेक्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड सीमेंटेड द क्लोज टाइज बिटवीन इंडिया मॉरिशस। तो भारत और मॉरिशस में कितने ही गहरे संबंध है, मजबूत संबंध है। ये असिस्टेंस, ये मदद जो है उस ओर इशारा करता है। भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक, भारत और मॉरिशस के सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ का ये एक जीता जागता प्रमाण है। देन द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग विद मॉडर्न डिजाइन एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। बहुत ही अत्याधुनिक और बहुत ही मॉडर्न ये बिल्डिंग होगी जिसका उद्घाटन भारत सरकार के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने किया। तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ मॉरिशस, इंडियन ओशियन, भारतीय हिंद महासागर के अंदर स्थित एक द्वीपीय देश है मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल जो कि बहुत ही खूबसूरत देश है। तो कैपिटल ऑफ मॉरिशस इज पोर्ट लुइस, एंड इसकी करेंसी है मॉरिशियन रूपी। मतलब इनकी करेंसी का नाम भी रूपी है, हमारी करेंसी का नाम भी रूपी है, लेकिन वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन नेम ऑफ द करेंसी ऑफ मॉरिशस इज रूपी। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगली खबर, कैबिनेट अप्रूव्स एमओयू बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे ऑन कोऑपरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिनल एंड होम्योपैथी। तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन और होम्योपैथी है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मिनिस्ट्री कौन है? इसके मिनिस्टर कौन है? SY नायक। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये जितने भी तकनीक है यहाँ पर, आयुर्वेद, योग, यूनानी मतलब ग्रीक पद्धति से लोगों का इलाज, सिद्ध हमारे भारतीय वेदों के अनुसार
सिद्ध एक पद्धति है जिससे इलाज किया जाता है लोगों का, और होम्योपैथी एक जर्मन टेक्निक है। तो ये जितनी भी टेक्निक है ये एलोपैथी और अंग्रेजी दवाइयों से बिल्कुल भिन्न है, और इसको हम ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम बोलते हैं। प्राचीन चिकित्सीय एक हम उसको साधन बोलते हैं जो कि एलोपैथी और अंग्रेजी दवाइयों से सस्ती भी है। तो यहाँ पर आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार और जिम्बाब्वे की सरकार ने ट्रेडिशनल मेडिसिनल एंड होम्योपैथी के अंदर एक एमओयू साइन किया था 2018 में, जिसको अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मंजूरी अब दी है। भारत सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी अब दी है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो भारतीय कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? मोदी जी, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का मतलब है कि ये हुआ कब था? समझौता 2018 में, लेकिन मंजूरी कब दी जा रही है इसको? अब। मतलब समझौता एक्स मतलब पुराना समझौता हुआ था, पोस्ट मतलब अब जाकर उसको मंजूरी दी जा रही है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो देशों के बीच में जो समझौता होता है उसको एमओयू कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। साइंड बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के प्राचीन सिस्टम प्रणाली, और होम्योपैथी के ऊपर, विच वॉज साइंड ऑन नवंबर 3, 2018, जो 3 नवंबर 2018 को साइन हुए थे बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एमओयू इज टू प्रमोट ट्रेडिशनल सिस्टम एंड होम्योपैथी एंड आयुष, उसको प्रमोट करना, कि इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट, आपसी सहमति और आपसी फायदे के लिए और समानता के लिए इस चीज को जिम्बाब्वे के साथ शेयर किया। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन देश है जहां पर गरीबी, भुखमरी और बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम जो है हमारा, होम्योपैथी जो हमारा जो आयुष मंत्रालय है, वो वहाँ की चिकित्सा पद्धति के अंदर बहुत फायदेमंद हो, जिसको लेकर भारत और जिम्बाब्वे ने यह समझौता किया था। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जिम्बाब्वे की कैपिटल इज हरारे, और जिम्बाब्वे की करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर। जिम्बाब्वियन डॉलर जो है वो उनकी करेंसी है। Then on 4 March 2020, CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Modi, has approved a MOU between Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India and the Ministry of Health and Public Hygiene of the Republic of Cote d'Ivoire on cooperation in the field of health. तो जिम्बाब्वे के अलावा एक और अफ्रीकन देश है, वेस्ट अफ्रीकन देश है, जिसका नाम है कोट दी आइवरे। कोट दी आइवरे को हम आइवरी कोस्ट भी कहते हैं, आइवरी कोस्ट, और इसका वहां का लोकल नेम है कोट दी आइवरी। तो इस कंट्री के साथ भी भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक हेल्थ सिस्टम के अंदर, चिकित्सा प्रणाली के अंदर जो है एक समझौता किया है कि आइवरी कोस्ट भी एक गरीब मुल्क है, वेस्ट अफ्रीकन मतलब कंट्री है ये एक आइवरी कोस्ट, जहां पर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ एक समझौता किया है कि किस तरीके से आइवरी कोस्ट के अंदर हम चिकित्सा को सुधार सकें और मेडिसिनल सिस्टम को हम सुधार सकें। तो आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी कंट्री के साथ अगर हम कोई समझौता करते हैं उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी जो है पेपर में जरूर पूछी जाती है, तो वो जरूर कर लें। बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है इसकी कैपिटल का, या माऊ, इसको तोड़कर थोड़ा पढ़ें, या माऊ साऊ करो, तो या मासू करो जो है, या मासू करो इज द कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट, और इसकी करेंसी क्या है? फ्रैंक। इसकी करेंसी है फ्रैंक। तो फ्रांस ने इसके ऊपर बड़ा कब्जा किया था बहुत देर तक आइवरी कोस्ट के ऊपर, तो इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक इज द करेंसी ऑफ आइवरी कोस्ट, कोट दी आइवरी। तो चलते हैं बच्चों के चैट्स की तरफ, फिर चलते हैं हम अगली न्यूज की तरफ। स्टूडेंट्स की चैट्स की तरफ चलते हैं। वाई इंडिया मूव्ड लायन टू टाइगर विद रिगार्ड्स टू नेशनल एनिमल। तो यहाँ पे स्वमजीत जो दास जी हैं, मतलब एस दास जी का एक क्वेश्चन है कि लायन से इंडिया क्यों मूव कर गया टाइगर की तरफ। तो इसके कुछ ठोस कारण तो नहीं है, लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है
कि जो टाइगर है वो बेसिकली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर इंडिया में ही पाया जाता है, और टाइगर का ओरिजिन जो है, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, वो इंडिया से ही माना जाता है। तो पूरी दुनिया में तो सबसे ज्यादा फेमस हमारे, अगर इंडियन हम बोले तो वो बोलते हैं कि टाइगर हमारा सबसे फेमस एक प्राणी है एज कंपेयर टू लायन। लायन अफ्रीकन लायन, अगर लायन को कंपेयर करें, शेरों को कंपेयर करें, तो इंडियन लायन और अफ्रीकन लायन की अगर हम बात करें तो अफ्रीकन लायन जो है वो बाजी मार जाता है अपने बनावट में, अपने शारीरिक ढांचे में और वहां के संरक्षण के। तो लायन हमारा उतना ज्यादा प्रतीक नहीं माना जाता है जितना टाइगर जो है उसकी इंपॉर्टेंस हमारे इंडिया में ज्यादा मानी जाती है। शायद ये वजह रहा हो कि जहां पर इंडिया ने इसको चुना हो एज ए नेशनल एनिमल। ठीक है, तो चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, अगली खबर की तरफ। 8th न्यूज, इंडिया एक्सटेंड्स मेडिकल असिस्टेंस वर्थ अबाउट $1 मिलियन टू नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया जो एक बड़ा ही जिसको आसान शब्दों में बोलते हैं शैतान सा देश है, जिसने साउथ कोरिया के साथ साथ यूएस के नाक में भी दम करके रखा हुआ है। और इनका एक ही कारण है, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर जो है वो कौन है, जिसको तानाशाह भी कहा जाता है, डिक्टेटर भी कहा जाता है, किम जोंग उन। और इनकी करेंसी जो है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल इज प्योंगयांग इज द कैपिटल एंड करेंसी इज वॉन। तो इनकी वजह से, किम जोंग उन की नीतियों की वजह से काफी देशों ने इनके ऊपर सैंक्शन मतलब प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने अभी रिसेंटली WHO के कहने पर नॉर्थ कोरिया की सहायता की है, और वो भी कितनी, $1 मिलियन की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली एक्सटेंडेड $1 मिलियन ऑफ मेडिकल असिस्टेंस, मतलब एक चिकित्सीय सहायता जो है वो दिया है किसको, नॉर्थ कोरिया को। कितने मिलियन डॉलर का, $1 मिलियन का, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के रिक्वेस्ट पे। द मेडिकल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ WHO एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। तो टीबी प्रोग्राम जो है, ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो है, उसी के तहत WHO ने रिक्वेस्ट करी कि इंडिया को कि आप नॉर्थ कोरिया की सहायता करिए। इट इज टू बी नोटेड दैट नॉर्थ कोरिया इज अंडर सैंक्शन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा सैंक्शन का मतलब यहां पर उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। However, India's medical assistant is under the aegis of WHO anti-tuberculosis program and therefore exempted from sanction. लेकिन भारत सरकार के द्वारा ये जो सहायता दी गई है वो WHO प्रोग्राम के अंदर दी गई है, और ये कुछ ऐसे इमरजेंसी प्रोग्राम होते हैं जहां पर इस तरह की प्रतिबंध जो है उसको छूट दे दी जाती है, एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल सहायता दे रहे हैं, वो भी टीबी जैसी बीमारियों के लिए, तो वहां पर मानवीय आधार के ऊपर ऐसे प्रतिबंधों के ऊपर छूट दे दी जाती है। सेवरल कंट्रीज हैव इम्पोज सैंक्शन अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। बहुत सारे देशों ने नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट अपना प्रतिबंध लगा रखा है। यूनाइटेड नेशंस ने तो लगा ही रखा है नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रतिबंध, लेकिन और भी कई देशों ने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, ताइवान एंड USA, इन सभी कंट्रीज ने इनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। और यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहली बार पाबंदी लगाई थी नॉर्थ कोरिया के ऊपर 2006 में। नॉर्थ कोरिया के ऊपर पाबंदी, तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर पाबंदी लगने का सबसे बड़ा कारण क्या, साउथ कोरिया के साथ उसकी दुश्मनी, जहां पर उन्होंने हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए, और आए दिन वो साउथ कोरिया को धमकाता था कि वो साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर देगा। और उन्होंने कुछ साल पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट भी किया था ऑन द बॉर्डर ऑफ साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, जिस टेस्ट करने से ही, हाइड्रोजन बम के टेस्ट करने से ही रिक्टर स्केल के ऊपर एक भूकंप की तीव्रता जो थी वो 4 या 5 रिक्टर स्केल के ऊपर भूकंप भी आ गया था। यूएस ने उनको धमकाया, यूएस ने उनको रोकने की कोशिश करी, तो नॉर्थ कोरिया पीछे नहीं हटा, और नॉर्थ कोरिया ने यूएस को भी धमका दिया कि वो उसके ऊपर भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो वहीं से अटैक करेगा, तो यूएस के कई शहर नष्ट हो सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी नॉर्थ कोरिया के उस पागल मतलब शैतान सुप्रीम लीडर की बात को माना, किम जोंग उनको, और उसके बाद सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड के ऊपर लास्ट ईयर इनकी एक बैठक हुई थी, शांति समझौता हुआ था, जिसमें USA और नॉर्थ कोरिया ने कुछ मुद्दों के ऊपर शांति की बात करी थी। और उन्होंने ये भी बात की कि जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के आपस के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी मिलवाया उन्होंने, और शांति की बहाल की। और 2 साल से, लगभग 1-2 साल से मामला जो है अभी शांत ही है, लेकिन स्टिल ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भारत देश का नाम आ रहा है नॉर्थ कोरिया जैसे देश की सहायता के लिए, और वो भी ट्यूबरकुलोसिस
एंटी ट्यूबरकुलोसिस कैंपेन बाय WHO, जहां पर $1 मिलियन की सहायता की है इंडिया ने। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया की करेंसी वॉन, WON वॉन, और इनके सुप्रीम लीडर का नाम किम जोंग उन। नेक्स्ट न्यूज, 9th न्यूज, मुकेश अंबानीज रिलायंस ओवरटेक्स एक्सऑन टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर 2 एनर्जी फर्म। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉपल्ड एक्सऑन मोबाइल कॉर्पोरेशन। एक्सऑन मोबिल कॉर्पोरेशन जो है, एक्सऑन मोबिल कॉर्पोरेशन, ये यूएस की मल्टीनेशनल नेचुरल गैस और ऑयल कंपनी है, उसको क्रॉस कर लिया। मतलब पहले दूसरे नंबर पे आती थी एक्सॉन मोबिल कॉर्प, लेकिन अब दूसरे नंबर पे एनर्जी फर्म के मामले में रिलायंस आती है। तो बिकम्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी आफ्टर सऊदी अरामेको। और नंबर फर्स्ट पे कौन सी है? सऊदी अरेबिया की एनर्जी कंपनी, नेचुरल गैस और ऑयल कंपनी अरामेको। तो अरामेको नंबर फर्स्ट पे, नंबर सेकंड पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, नंबर थर्ड पे है एक्सऑन मोबिल कॉर्पोरेशन। तो रिलायंस विच मैनेजेस द बिगेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स गेन्ड 4.3% in Mumbai, adding $8 billion to take its market value of $189 billion in energy sector, while ExxonMobil erased about $1 billion, और उनको $1 billion का नुकसान हुआ है एक्सन मोबिल कॉर्पोरेशन को, जिस कारण से उनको नुकसान होने के कारण रिलायंस जो है वो दूसरे स्थान पर आ गया है दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी फर्म के मामले में। और नंबर 1 पे है सऊदी अरेबिया का अरामेको, और नंबर 3 पे आ गया है यूएसए का मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ गैस एंड नेचुरल गैस एंड ऑयल कंपनी एक्सॉन। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? मुकेश अंबानी लेड रिलायंस जो है वो सेकंड स्थान पे आ गया है एनर्जी फर्म के मामले में पूरी दुनिया में। देन नेक्स्ट न्यूज, हरियाणा गवर्नमेंट अपॉइंट्स बबीता फोगाट, बहुत ही फेमस रेसलर बबीता फोगाट, एंड कविता देवी, कबड्डी की बहुत ही फेमस प्लेयर कविता देवी, एज डिप्टी डायरेक्टर्स इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट बबीता फोगाट and kabaddi player Kavita Devi have been appointed as deputy directors in sports and youth welfare affair department of Haryana। हरियाणा का स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया है। द अनाउंसमेंट वाज थ्रू 2 सेपरेट ऑर्डर्स इशूड ऑन जुलाई 29 बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो हरियाणा यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा 29 जुलाई को इसकी घोषणा की गई। बबीता फोगाट एंड कविता देवी विल हैव टू ज्वाइन देयर डिपार्टमेंट विद इन अ मंथ। एक महीने के अंदर उनको अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन करना पड़ेगा। दे हैड अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था जिस पे इनकी नियुक्ति हुई है। द 2 स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स अंडर द हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रूल 2018। तो हरियाणा का 2018 में ये रूल निकला था, जो भी पर्सन हरियाणा के अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं उनको ये पोस्ट मिलेगा। तो बबीता फोगाट और कविता देवी ने अपने अपने गेम्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, जिसके बाद उन्होंने ये अप्लाई किया इस पोस्ट के लिए और उनकी अपॉइंटमेंट हुई है एज अ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। तो आपको क्या याद रखना? बबीता फोगाट जी का नाम और कविता देवी जी का नाम आपको याद रखना है ऑन द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा की कैपिटल इज चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की कंबाइंड कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा पंजाब से कब अलग होता है? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर। हरियाणा प्रीवियसली वॉज द पार्ट ऑफ पंजाब। पंजाब का पहले पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही रखा गया। और इसके अलावा हरियाणा के सीएम कौन है? अभी हरियाणा के सीएम है बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। और आपको सिंपल क्या याद रखना है? बबीता फोगाट और कविता देवी जी का नाम। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की तरफ। 11th न्यूज, गुजरात IAS ऑफिसर हार्दिक सतीश चंद्र शाह अपॉइंटेड पर्सनल सेक्रेटरी टू PM मोदी। तो सीनियर IAS ऑफिसर को ही पर्सनल सेक्रेटरी या प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर का। तो गुजरात के सीनियर IAS ऑफिसर जो इससे पहले डिप्टी पर्सनल सेक्रेटरी थे मोदी जी के, उनको बनाया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पर्सनल सेक्रेटरी टू PM।
तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह was appointed private secretary or personal secretary to Prime Minister Narendra Modi. Shah is 2010 batch IAS officer of Gujarat cadre and is currently serving as a deputy secretary in Prime Minister office. तो Prime Minister office में डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पे तैनात थे, लेकिन अभी रिसेंटली उनकी अपॉइंटमेंट हुई है एज अ पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो ये याद रखना आपने, हार्दिक सतीश चंद्र शाह का नाम. देन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन attends the 5th annual meeting of Board of Governors of AIIB. AIIB जो एक बैंक है, बीजिंग के अंदर ये बैंक है. इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना. तो ये भी एडीबी बैंक जैसा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसा ही एक बैंक था. एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसा ये एक बैंक है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया गया, कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एशिया कंट्री के अंदर इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है. और इसका फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हर साल एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है. तो हमारे इंडिया में से किसने इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग को अटेंड किया? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने. तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन जुलाई 28 took part in 5th annual Board of Governors meeting of AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank, through a video conference के जरिए 5th annual meeting of Board of Governors of AIIB को अटेंड किया. During the meet, the discussion were focused on official business, including a round table discussion on the theme. तो क्या थीम था इसका? उस थीम के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया. AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स एंड इलेक्शन ऑफ AIIB प्रेसिडेंट. तो दो मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई कि नेक्स्ट डिकेड मतलब 2020 से 2030 10 सालों में एशिया का डेवलपमेंट कैसे होना है, और इलेक्शन ऑफ AIIB प्रेसिडेंट. तो AIIB का प्रेसिडेंट भी चुना गया. तो जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे उनकी दोबारा से रीअपॉइंटमेंट कर दी गई है. तो AIIB के प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है? जिन लिकन को दोबारा से. जिन लिकन जो एक चाइनीज नेता है, जिन लिकन और इकोनॉमिस्ट हैं, जिन लिकन को दोबारा से AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का रीअपॉइंटमेंट मिला है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ AIIB. और इसका थीम क्या रखा कि नेक्स्ट डिकेड मतलब 2030 तक एशिया का डेवलपमेंट किस तरीके से करना है. और हमारे इंडिया से इस मीटिंग को वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसने अटेंड किया? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने. हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, 13th न्यूज, और वो भी न्यूज रिलेटेड है, एक डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है, दैट इज ADB. तो ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से जल्द बताइएगा, हम इस न्यूज को आपके लिए पढ़ देते हैं. ADB अप्रूव्स $3 million टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट COVID-19. कोरोना वायरस जो डिजीज है उससे लड़ने के लिए ADB ने भारत सरकार को, भारत को $3 million की सहायता प्रदान की है. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $3 million इक्विवेलेंट टू ₹22 करोड़. लगभग कितने रुपए बनते हैं भारत में? 22 करोड़ रुपए. ग्रांट टू इंडिया, डोनेट किया, डोनेशन दान दिया इंडिया को फ्रॉम द एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड टू सपोर्ट इंडियाज बैटल अगेंस्ट COVID-19. तो किस क्षेत्र के लिए? तो ADB का एक क्षेत्र है एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. उस क्षेत्र में से भारत सरकार को $3 million की सहायता करी है कि COVID-19 से भारत अच्छी तरीके से लड़ सके. द ग्रांट इज फाइनेंस्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट. इट विल बी यूज्ड टू सीक थर्मल स्कैनर्स, एनहांसमेंट ऑफ डिजीज सर्विलांस एंड अर्ली डिटेक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट. तो ADB के द्वारा ये डोनेशन दिया गया है, लेकिन ADB ने किस कंट्री से फाइनेंस करवाया है? ये जापान से. मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए रिसेंटली ADB ने भारत सरकार को $3 million की सहायता प्रदान करी है, किस कंट्री की सहायता से? मतलब किस कंट्री ने इस डील को फाइनेंस किया है, $3 million की डील को? तो आंसर वुड बी जापानीज गवर्नमेंट, जापान नाम की कंट्री ने. और इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा थर्मल स्कैनर मंगवाने में, थर्मल स्कैनर जिसके स्कैन किया जा सके कोविड पेशेंट्स को. इन्हांसमेंट ऑफ डिजीज सर्विलांस, कि ये जो बीमारी है उसकी निगरानी को और अच्छे तरीके से इन्हांस कर सके, हम बढ़ा सकें.
अर्ली डिटेक्शन मतलब शुरुआती स्टेज में कोरोना वायरस बीमारी का पता चल सके। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये बीमारी कैसे फैल रही है और किन किन लोगों से वो ट्रेस होकर ये बीमारी उस व्यक्ति तक पहुंची है, बीमार व्यक्ति तक, उसका पता लगाना। और ट्रीटमेंट उसका अच्छे तरीके से कैसे किया जा सके, इन सभी पहलुओं के लिए ये $3 मिलियन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी? तो एडीबी का हेडक्वार्टर, बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर, हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी इज इन मनीला, द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। मनीला फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है फिलीपींस, उसकी कैपिटल मनीला में हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम चलते हैं और ये रहा 14th न्यूज। डॉक्टर एस जयशंकर जो करंटली हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्री हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बुक पब्लिश करी है और उस बुक का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो भारतीय एक तरीका, जो अभी स्ट्रेटजीज है, रणनीति कैसे बनाया जाए एक अनिश्चित दुनिया के लिए, मतलब कोविड-19 और ये पेंडेमिक के कारण ये जो दुनिया है वो काफी अनिश्चित हो गई है। तो भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने भारतीय तरीके से कैसे आगे लेकर जाएगा, इसकी विस्तृत चर्चा इस किताब में एस जयशंकर जी ने करी है, जो विदेश मंत्री हैं करंटली और फॉर्मली वो IFS ऑफिसर भी रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर भी रह चुके हैं। The India Way Strategies for an Uncertain World, a book authored by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, argues about the standards of India in the global order. तो इस वैश्विक व्यवस्था के अंदर भारत का क्या एक अप्रोच रहेगा और भारत का क्या स्तर रहेगा, इन चीज़ों को डील करने के लिए उसके तरीके बताए गए हैं। विदेश नीति के ऊपर चर्चा की गई है और तमाम उन चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई है जो भारत के संबंध को आने वाले समय में अलग अलग देशों के साथ रखेगा। तो डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, उनके द्वारा छापी गई किताब, निकाली गई किताब जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, जो कौन से पब्लिशर के द्वारा छापी गई है, हार्पर कॉलिंस इंडियन पब्लिकेशन। तो पब्लिशर का नाम भी पेपर में पूछ लिया जाता है, हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिकेशन इज द पब्लिशर नेम ऑफ दिस बुक। देन नेक्स्ट न्यूज, इंडियाज फर्स्ट सोलर फेरी आदित्य विंस गुस्ताव त्रोव अवार्ड। फ्रांस का एक बहुत ही फेमस अवार्ड है जो एक फ्रेंच व्यक्ति के नाम पर इस अवार्ड का नाम पड़ा और इस अवार्ड का नाम है गुस्ताव त्रोव अवार्ड। फेरी का मतलब होता है एक जहाज, तो एक शिप, एक छोटा शिप जिससे सामान ट्रांसपोर्टेशन या व्यक्तियों को आया ले जाया जा सकता है। तो हमारे इंडिया का पहला सोलर पावर मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला फेरी जिसका नाम रखा आदित्य, उस आदित्य नाम के फेरी ने, सोलर फेरी ने पहली बार एक अवार्ड जीता है और वो अवार्ड जो है वो बहुत ही प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस अवार्ड है, फ्रांस का गुस्ताव त्रोव अवार्ड। तो आदित्य इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी दैट कमेंस्ड ऑपरेशन इन 2017 इन केरलास वेम्बनाड बैकवाटर्स। तो केरला के वेम्बनाड नाम की जगह पर 2017 में इंडिया का पहला सौर चलित फेरी को स्टार्ट किया गया था और उसको ये अवार्ड दिया गया। हैज वॉन द प्रेस्टिजियस गुस्ताव त्रोव अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग। तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाले, अलग अलग तरह के ऊर्जा से चलने वाले इस बोट को ये इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, जो अवार्ड इंडिया के एक फर्स्ट सोलर पावर फेरी आदित्य को दिया गया जो केरला के अंदर तैनात है। द फेरी वॉज एडजस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट इलेक्ट्रिक बोट इन द कैटेगरी ऑफ फेरीज डिजाइंड फॉर पेड पैसेंजर सर्विस। तो किस कैटेगरी में? पेड पैसेंजर मतलब यात्री जो इस पे यात्रा करते हैं, पेड मतलब पैसा देकर इस पे यात्रा करते हैं, उस कैटेगरी में इस फेरी को ये अवार्ड दिया गया है। द आदित्य फ्रॉम नवाल्ट बोट्स इज अ सन पावर्ड कम्युनिटी फेयर। एवरी डे इट मेक्स 22 ट्रिप्स विद 75 पीपल ऑन बोर्ड, दैट्स 5,80,000 पीपल अ ईयर। मतलब हर रोज ये 75 लोगों को ले जाता है, आता है और 22 चक्कर लगाता है, जो सालाना अगर हम जोड़ें तो 5,80,000 लोगों को इस पार से उस पार ले जाता है ये फेरी। और आपको क्या याद रखना है, इंडिया का पहला सौर चलित फेरी जिसका नाम है आदित्य, उसको फ्रांस का एक ही बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया और उस अवार्ड का नाम है गुस्ताव त्रोव अवार्ड। ये एक व्यक्ति का नाम था, फ्रांस के एक व्यक्ति का नाम था जिसके ऊपर इस अवार्ड का नाम दिया गया। देन नेक्स्ट न्यूज, इंडियन ओरिजिन ऑथर अवनी दोशीज डेब्यू नोबल अमंग 2020 बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट। बुकर प्राइज किताब के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित प्राइज है।
तो बुकर प्राइज जो है, जिसको मैन बुकर प्राइज भी कहा जाता है, यूके के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। वहां की एक कंपनी जिसका नाम है मैन, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की एक लेखक है जिसका नाम है अवनी दोषी। उनका डेब्यू नॉवल, मतलब उनका पहला ही नॉवल जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है 2020 के बुकर प्राइज के लिए। अभी मिला नहीं है बुकर प्राइज, लेकिन जिन जिन राइटर्स को मिलता है उनके नाम को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। उनमें इनकी किताब को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। तो हो सकता है बुक्स एंड ऑथर्स में इनकी किताब का नाम पूछ लिया जाए। डेब्यू नॉवल बर्न्ट शुगर, तो इनके बुक का नाम क्या है, इनके नॉवल उपन्यास का नाम क्या है, बर्न्ट शुगर, ऑथर्ड बाय अवनी दोषी, हैज बीन पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड इट वाज वन अमंग द 13 ऑथर्स लॉन्ग लिस्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2020 बुकर प्राइज। तो 13 राइटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसमें से अवनी दोषी की बर्न्ट शुगर नाम के नॉवल को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। अ वर्जन ऑफ द सेम नॉवल हैज बीन पब्लिश इन इंडिया अंडर द टाइटल गर्ल इन व्हाइट कॉटन। और सेम इसी बुक का इंडियन मार्केट में क्या नाम होगा, बर्न्ट शुगर, यूके में इसका नाम होगा बर्न्ट शुगर, और सेम यही कहानी इसी बुक का इंडिया में क्या नाम होगा, गर्ल इन व्हाइट कॉटन। द बुक नरेट्स द स्टोरी अबाउट अ वुमन, ये एक कहानी है एक महिला की, तारा नाम की एक महिला की कहानी है, हु अबेंडन्ड हर लवलेस मैरिज टू ज्वाइन आश्रम। तो उन्होंने अपनी मैरिज को छोड़कर एक आश्रम ज्वाइन कर लिया, एंड एंडेड एज अ बेगर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अपनी मैरिज को छोड़कर उन्होंने आश्रम ज्वाइन कर लिया और बाद में वो भिखारिन बन गई, बेगर बन गई। शी पासेस हर ईयर्स एज अ होमलेस आर्टिस्ट विद हर डॉटर अंतरा। तो अंतरा के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के काफी वक्त बिताए। द डॉटर टेंड्स टू केयर फॉर हर मदर हु लीस्ट केयर्ड फॉर हर इन हर चाइल्डहुड। और अंतरा ने बाद में अपनी माँ का ख्याल रखा, उसी अंतरा ने जिसको बचपन में माँ ने बिल्कुल दुत्कार दिया था, माँ ने बिल्कुल केयर नहीं किया था। तो बड़ी एक इमोशनल काइंड ऑफ स्टोरी है। और इस बुक का नाम होगा बर्न्ट शुगर, और इंडिया में इस बुक का नाम होगा गर्ल इन व्हाइट कॉटन, रिटन बाय अवनी दोषी, जिसको मैन बुकर प्राइज के लिए 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो यूके का और पूरे वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित प्राइज है लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला, और जिसको हम कहते हैं लिटरेचर का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको। इतना प्रेस्टिजियस ये अवार्ड है, मैन बुकर प्राइज। देन नेक्स्ट, IIM कोझिकोड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड केरला, स्टार्टअप डेवलप्स वेयरेबल गैजेट वेली बैंड फॉर इंश्योरिंग सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने के लिए एक रिस्ट बैंड जो है, जिसको फिटबिट भी बोलते हैं, वो लॉन्च किया है IIM कोझिकोड ने। केरला का ये एक स्टार्टअप है, IIM का एक ये स्टार्टअप है, वैली बैंड उसका नाम रखा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड बेस्ड इनक्यूबेटेड स्टार्टअप, तो IIM के कोझिकोड का ही एक स्टार्टअप है, और हैज कम अप विद अ यूनिक यूजर फ्रेंडली वेरिएबल डिवाइस दैट अलार्म्स प्रॉक्सिमिटी विच हेल्प्स इन इंप्लीमेंटिंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। तो उन्होंने एक, जैसे गूगल ने अपना एक लॉन्च किया था सोडार, तो सोडार नाम का एक ऐप है, अगर आप वो डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपको मोबाइल ऐप बताएगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। कोई भी व्यक्ति आपके नज़दीक आएगा, उस 6 फुट के दरमियान आपके आएगा, तो वो अलार्म बजाना शुरू कर देगा। ठीक उसी तरीके से ये वैली बैंड काम करेगा कि आपके रिस्ट पे एक घड़ी जैसे बांध दिया जाएगा, और ये आपको अलर्ट करता रहेगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, जिससे कोरोना वायरस का संकट जो है वो बहुत ज़्यादा फैले ना, और कंटेजियस ना हो, संक्रमित ना हो आप, और इसके अलावा इसका खतरा टलता रहे। Known as the Valley Band, the wristband has been developed by Qual5 India Private Limited, a startup co-founded by a woman entrepreneur and mentored and founded by IIM Kozhikode Business Live Incubator and Entrepreneurship Development Center. तो IIM कोझिकोड के द्वारा सहायता प्राप्त एक एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, Qual5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप के द्वारा इस वैली बैंड को बनाया गया। Valley Band helps in implementing social distancing and contact tracing, which help organizations in complying with social distancing norms during the pandemic. इस महामारी के दौरान social distancing और contact tracing को हम अच्छे तरीके से अपना सकें, इस वजह से इस चीज़ को लिया गया। तो it momently vibrates, sounds, buzzer and flashes LED lights simultaneously to notify wearers that another band is within 3 feet, remaining them of the need to maintain social distance. मतलब ये vibrate, LED लाइट्स इसकी स्टार्ट हो जाएगी और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा जैसे ही आपके कोई नज़दीक आता है, वो भी 3 फीट के दायरे में कोई आता है तो ये आपको अलर्ट कर देगा। तो इसका नाम क्या है, वैली बैंड,
जो एक क्वाल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप है, जो किससे सहायता प्राप्त, वो स्टार्टअप है IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के द्वारा सहायता प्राप्त। ये एक स्टार्टअप कंपनी जिसके द्वारा वेली बैंड नाम का एक डिवाइस बनाया गया, एक रिस्ट बैंड बनाया गया है, जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से बचने में सहायता करेगा। देन 18th, DRDO launches Dare to Dream 2.0 contest to promote innovators on 5th death anniversary of कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम के 5वीं पुण्यतिथि के ऊपर DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इनोवेटर्स के लिए, डेयर टू ड्रीम 2.0। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन launched an innovative contest, Dare to Dream. The contest was launched on the death anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. Dare to Dream is an open challenge that promotes innovators and startups in the country. It is launched to boost emerging technologies. The challenge promotes individual and startups for innovation in aerospace technology. खास करके नई टेक्नोलॉजीज, खास करके एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर नए इनोवेशंस, इन्वेंशंस और स्टार्टअप्स आ सके, जिसको लेकर डेयर टू ड्रीम नाम का ये कंटेस्ट शुरू किया है DRDO ने। वो भी किनके यादगारी में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि की यादगारी में। अवार्ड मनी फॉर द विनर इज अप टू ₹10 लाख। द कंटेस्ट वाज लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, उद्घाटन किया गया DRDO के द्वारा, और इसका प्राइज मनी कितना है? 10 लाख रुपए। देन 19th क्वेश्चन, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड रिसीव्स लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम BCCI टू होस्ट IPL 2020 इन UAE। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्रिकेट बोर्ड ने BCCI के द्वारा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के द्वारा एक लेटर ऑफ इंटेंट कि भारत सरकार का टारगेट है कि वो इस साल का IPL जो है वो कहां पर आयोजित करवाना चाहती है। तो इस साल का IPL जो है वो आयोजित करवाना चाहती है UAE में। तो उनको वो लेटर मिल चुका है। तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड कंफर्म्ड ऑन July 27 दैट इट हैज रिसीव्ड द ऑफिशियल लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम BCCI टू होस्ट इंडियन प्रीमियर लीग्स 2020 एडिशन। तो IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन है ब्रिजेश पटेल हैड कंफर्म्ड ऑन July 26 दैट BCCI हैज सेंट एन acceptance letter to the Emirate Cricket Board. He had stated that both the boards will now work together to stage the tournament. तो ये टूर्नामेंट जो है ये होगा स्टार्ट, कब स्टार्ट होगा? तो ये सितंबर से स्टार्ट होगा और 10 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा IPL का। और इस साल ये कहां पर होगा? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और उसके 3 सिटीज में ये मैच होगा। उसकी कैपिटल अबू धाबी में, दुबई में और शारजा में ये मैच खेले जाएंगे दर्शकों की अनुपस्थिति में। और ये जो टूर्नामेंट होगा एक बड़ा ग्रैंड टूर्नामेंट हो सकता है, जो हर साल इंडिया में होता था, लेकिन इस साल कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है UAE के अंदर। देन 20th न्यूज, नेशन रिमेंबर्स पीपल्स प्रेसिडेंट भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। तो लोगों ने इनको याद किया। तो APJ अब्दुल कलाम जिनकी मौत हुई थी ऑन 27 जुलाई को 2015 को, ये लेक्चर डिलीवर कर रहे थे शिलोंग मेघालय में, और डॉक्टर कलाम वहीं पर उनको एक अटैक आया और वो स्टेज पे ही गिर गए। और 2015 शिलोंग मेघालय के अंदर ये लेक्चर दे रहे थे जहां पर इनकी मौत हुई थी। तो 27 जुलाई को इनको याद किया गया इनकी 5वीं डेथ एनिवर्सरी के ऊपर। ही वॉज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अग्नि 5 मिसाइल को, और अग्नि मिसाइल की शुरुआत जो है इन्होंने की थी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ये, जिस वजह से इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम पेपर में जरूर पूछा जाता है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है। एक किताब लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी अब्दुल कलाम जी ने। बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही मोटिवेशनल है APJ अब्दुल कलाम की ये बुक, जरूर पढ़िएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 21st, पद्मश्री अवॉर्डी सोनम शेरिंग लेप्चा डाइज एट 92। तो पद्मश्री अवॉर्डी सोनम शेरिंग लेप्चा पास्ड ऑन July 30। ही वॉज 92 years old। द फोक म्यूजिशियन, ये एक वहां पर लोक म्यूजिशियन थे, फोक म्यूजिशियन थे, डाइड ड्यू टू द ओल्ड एज एलिमेंट्स एंड सफर्ड अ कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट अटैक हुआ इनको और बुजुर्ग होने के कारण इनकी मौत हुई है। ही इज अ मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी एंड मेड आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स टू पॉपुलराइज द ग्रेट लेप्चा कल्चर। तो लेप्चा कल्चर को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, जिस वजह से ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे। लेप्चा वॉज बॉर्न इन 1928 इन कलिम्पोंग, वेस्ट बंगाल। ये कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे। ही बिगेन हिज करियर एज अ सोल्जर, सैनिक के तौर पर इन्होंने करियर की शुरुआत की। ही ट्रैवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ सिक्किम।
He compiled a wide range of Indian folk and traditional Lepcha song and played folk music on All India Radio in 1960. Lepcha was highly revered in Sikkim. He played a vital role in reviving Lepcha culture and outstanding efforts to popularize the great Lepcha culture. तो सिक्किम में सोनम शेरिंग लेप्चा बहुत ही पॉपुलर थे और लेप्चा कल्चर को रिवाइव करने में, लेप्चा कल्चर को एक नए मुकाम पे ले जाने के लिए शेरिंग लेप्चा, शेरिंग लेप्चा का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो इनकी मौत हुई है, जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पेपर में जरूर आ सकता है। देन CRPF 82 सेलिब्रेट्स 82 रेजिंग डे ऑन 27 जुलाई। तो CRPF जो है इसको पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था, तो ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने इसको स्टैब्लिश किया था 1939 में। तो 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से यह जाना गया, जो बाद में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आता है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर। तो 27 जुलाई को इसने अपना 82nd रेजिंग डे मनाया, मतलब 82वां स्थापना दिवस जो है CRPF ने मनाया। तो नेक्स्ट चलते हैं आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज अटेंड करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज ही के न्यूज से जुड़ा हुआ फर्स्ट क्विज, द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज हमने किया, तो आप बताइए कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है अपना रेजिंग डे कब मनाती है। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। हमारे सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स का। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज 27 जुलाई, 27 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड न्यूज की तरफ हम चलेंगे। सेकेंड न्यूज ये रहा आपके सामने, इंडिया एक्सटेंड्स मेडिकल असिस्टेंस वर्थ अबाउट $1 million टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने $1 million की सहायता दी है, इसमें से कौन से देश को सहायता दी है वो आपने बताना है। और बहुत ही खूब नम्रता, ऋषि, रितीश कालिया, मिंकल बेरी, आप लोगों का, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। सुष्मिता बल, लोप मुद्रा नायक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नॉर्थ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज नॉर्थ कोरिया। देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड रिसीव लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम BCCI टू होस्ट IPL 2020 इन। तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने रिसीव किया लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम BCCI। तो IPL 2020 जो है वो इनमें से कौन से देश में आयोजित होगा? सऊदी अरेबिया, इज इट सऊदी अरेबिया, इज इट बांग्लादेश और USA और UAE? तो आपको राइट आंसर देना है थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, UAE इज द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो पहला आंसर आया है रितिश कालिया का, बहुत खूब। देन फोर्थ न्यूज की तरफ चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो रिसेंटली अभी एक बुक पब्लिश की है और उस बुक का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। के राइटर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इज S जयशंकर, बी ऑप्शन इज नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन इज रामनाथ कोविंद एंड डी ऑप्शन इज वेंकैया नायडू। तो आपको राइट आंसर देना है कि इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई किताब है। बहुत खूब, यहां पर सभी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत सही आंसर यहां पे ए ऑप्शन, सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा ये बुक अभी लॉन्च की गई है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड द 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बैंक ऑफ गवर्नर का अभी रिसेंटली 5th एनुअल मीटिंग को किसने अभी अटेंड किया इंडिया की तरफ से? इज इट निर्मला सीतारमन जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक? तो आपको आंसर देना है 5th क्वेश्चन का। दीपिका जैन, नम्रता, अमृत, मीनल, बहुत खूब, हमारे साथ सभी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और 5th क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपके द्वारा सही आया है सभी स्टूडेंट्स के द्वारा और ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 5th क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज निर्मला सीतारमन। 6th क्वेश्चन, एट द राम टेम्पल्स ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लॉर्ड राम्स इमेज will be displayed in Empire State Building, Times Square,
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या बुर्ज खलीफा? तो 5 अगस्त को जो नींव पत्थर रखा जा रहा है श्री राम मंदिर का अयोध्या में, तो राम भगवान और राम मंदिर की जो फोटो है उसको कहां पर प्रदर्शित किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा? इसमें से किस आइकॉनिक चीज के ऊपर? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, टाइम स्क्वायर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या बुर्ज खलीफा? तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। 6th क्वेश्चन का राइट आंसर भी बिल्कुल सही, टाइम स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 6th क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड बबीता फोगाट, कविता देवी एज डिप्टी डायरेक्टर्स इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट? किस राज्य सरकार ने अपने खेल विभाग और यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है बबीता फोगाट और कविता देवी को? इज इट यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या हरियाणा? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। सुष्मिता बल, ज्योति सल्होत्रा, बहुत खूब आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन। और राइट आंसर वो 7th क्वेश्चन इज अगेन आना शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। देन 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कैबिनेट कमेटी अप्रूव्स एमओयू बिटवीन इंडिया एंड डैश, मतलब विच कंट्री, ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी? तो इंडिया ने रिसेंटली किस देश के साथ एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दी है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी के क्षेत्र में? इज इट जिम्बाब्वे, मोनाको, स्वीडन या पोलैंड? तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। पारुल सिंगला, मिंकल बेरी, दीपिका, ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है और बहुत खूब। जिम्बाब्वे इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज जिम्बाब्वे। 9th क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी, जिसको रिसेंटली गुस्ताव त्रोव अवार्ड भी दिया गया है। फ्रांस का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड गुस्ताव त्रोव अवार्ड भी दिया गया है इंडिया के पहले सोलर पावर्ड फेरी को। इज इट प्रेरणा, इज इट आदित्य, इज इट सखी या इज इट जल? तो आपको 9th क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर भी अब आना शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही उत्तर। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर इज इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी which is recently awarded by Gustave Trouve Award of France. Aditya is the correct answer. 9th क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज आदित्य। अब चलते हैं आज के दिन के आखिरी क्विज के क्वेश्चन की तरफ, आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नेशन रिमेंबर्स फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, ही सर्व्ड एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 10th बताइएगा। 10th क्वेश्चन का आंसर, वो भारत के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ आज का हमारा सेशन जो है वो समाप्त होगा। अगले हफ्ते ट्यूसडे को हम जरूर मिलेंगे आपके साथ करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स के शो के साथ सुबह 10 बजे। तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है और यहां पर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली, राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज 11th। वो भारत के 11th राष्ट्रपति थे और उनकी आत्मकथा का नाम, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था विंग्स ऑफ फायर। तो इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन समाप्त होता है। हमारी मुलाकात आपके साथ होगी वीकली करंट अफेयर शो के अंदर अगले हफ्ते ट्यूसडे को एट 10 o'clock। तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।